बीएससी थर्ड ईयर के अंदर सेकंड यूनिट हमारी चल रही है CFT। और CFT के हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं। और एप्लीकेशन में कल हमने क्या है ये देखा कि कब तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा और कब जो है उच्च चक्रण संकुल बनेगा। तो देखो आपको दो एनर्जी मैंने बताई थी, एक तो डेल और एक पाई। तो कब तो निम्न बनेगा कब उच्च बनेगा। यदि डेल का मान क्या है ज़्यादा है विपाटन ऊर्जा का युग्मन ऊर्जा से, तो क्या होगा निम्न चक्रण संकुल बनेगा। निम्न चक्रण संकुल, जिसको कि अकॉर्डिंग टू VVT हम आंतरिक कक्षक संकुल भी कहते हैं। ठीक है। और यदि डेल का मान कम है, विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो कम है किससे, युग्मन ऊर्जा से, तो आपको उच्च चक्रण संकुल बनेगा। उच्च चक्रण संकुल बनेगा, जिसको अकॉर्डिंग टू VVT बाह्य चक्रण संकुल भी कहते हैं, यानी बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है और निम्न चक्रण संकुल में अंदर वाला d यूज होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने कल देखा निम्न और उच्च चक्रण संकुल कैसे बनेंगे, किस ऊर्जा का मान कम ज़्यादा होने पर उच्च या निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। ठीक है। अब देखो आज हम देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। जैसे कल हमने सूत्र लिखा था μ √n n+2, और यहाँ पर हमने कहा था कि जो स्मॉल n है ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में। क्या है ये, d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको बताता है स्मॉल n। ये फॉर्मूला है आपका ज्ञात करना। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। मैंने कल आपको एक निकाल के बताया था कि अगर आपको n = 1 है, इफ़ स्मॉल n = 1, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, μ √1 1+2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। और √3 की जो वैल्यू है 1.73 बोर मैग्नेटॉन होती है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है। जब √3 की वैल्यू निकालते हैं तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन आती है। ये इकाई है इसकी, यहाँ पे लिख सकते हो आप बोर मैग्नेटॉन। तो अब मैं आपको क्या है, कल मैंने बताया था कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। d कक्षक में अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है 5 बॉक्स होते हैं। ठीक है। तो देखो एक अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 4 5, अगर आपको 5 से ज़्यादा भरने हैं तो छठे क्या है फिर युग्मन होने लग जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 5 अधिकतम है, अब अगर युग्मन होगा तो 4 3 2 1 और 0। तो जैसे जैसे 5 के बाद युग्मन होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी। ठीक है। तो पहले मैं आपको इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए म्यू का मान बता देता हूँ चुंबकीय आघूर्ण का, फिर आप क्या है फटाफट ये वैल्यू जो है डायरेक्ट लिख सकते हो कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका बोर मैग्नेटॉन में चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, ये हम लिख सकते हैं। देखो
देखो अगर n इज इक्वल टू 1 है, इफ़ n इज इक्वल टू 1, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो आपका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, म्यू का मान है, वो आपको 1.73 बोर मैग्नेटॉन प्राप्त होगा। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है आंख बंद करके, कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। उसके बाद यदि n इज इक्वल टू 2 होता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है किसी भी यौगिक में, कोई भी कॉम्प्लेक्स है या फिर वो कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में दिखते हैं तो आपको क्या करना है, 2.83 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू याद रखनी है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.83 बोर मैग्नेटॉन आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे हम इसमें 2, तो 2 + 2 तो 2 और 2 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो √8 की वैल्यू जो है वो 2.83 बोर मैग्नेटॉन होती है। इसी तरह से यदि n इज इक्वल टू 3 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 4 है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है 4.90 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और यदि n इज इक्वल टू 5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 5 है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। आप इनको चेक भी कर सकते हैं क्रॉस चेक के लिए आराम से। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर है। अब देखो 5 ही अधिकतम अयुग्मित हो सकते हैं, 6 हो नहीं सकते। तो 5 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1.73, 2 के लिए 2.83, 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.90 और 5 के लिए 5.92 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब मैं जब विन्यास की बात करूंगा तो फिर आपके दिमाग में ये वैल्यू आ जानी चाहिए, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना उसका चुंबकीय आघूर्ण। देखो इधर देखते हैं, देखो अब मैं आपको जो है D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ, और वो भी अष्टफलकीय के लिए पहले देखेंगे हम। अष्टफलकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण, अष्टफलकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको जैसे ही अष्टफलकीय नाम आता है d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग याद आ जानी चाहिए T2g और Eg ऑर्बिटल में। अब देखो कहाँ से कहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है प्रबल दुर्बल लिगेंड का, 3 तक, D1 से D3। तो देखो फर्स्ट अगर वो D1 विन्यास की बात करता है तो देखो T2g Eg क्या हो जाएगा, ये T2g हो जाएगा, और यहाँ ऊपर की तरफ क्या बनेंगे Eg ऑर्बिटल, ये 2 Eg ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। ये कहाँ से आए, स्प्लिटिंग हुई है d ऑर्बिटल के, ठीक है। d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, T2g और Eg। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ भर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि वो म्यू की बात करता है तो म्यू कितना हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर वो कहता है D2 विन्यास के लिए, तो देखो D2 विन्यास के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हुंड के नियम से पहले एक एक भरा जाएगा समान ऊर्जा कक्षकों में। तो देखो 2 की बात करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो वो ये क्या हो जाएगा आपका 2.83 बोर मैग्नेटॉन। अगर वो D3 विन्यास की बात करता है, किसकी करता है, D3 विन्यास की बात करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 3 हो गए।
तो 3 हो गए तो 3.87 हो जाएगी वैल्यू, 3.87 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर देखो जब तक 3 आ रहे हैं, अब तक D1 से D3 तक हमने पहले पढ़ चुके हैं अष्टफलकीय क्षेत्र में कि इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि प्रबल और दुर्बल लिगैंड का, चाहे प्रबल लिगैंड हो संकुल में चाहे दुर्बल लिगैंड हो, D1 से D3 में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखो जब D4 की अगर बात करता है तो D4 में आपको क्या है, 2 स्थिति देखनी होंगी। एक तो प्रबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड SFL, और दूसरा है वीक फील्ड लिगैंड WFL। तो यहाँ पर भी मैं T2G और EG 2 ऑर्बिटल बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गए। अब देखो D4 विन्यास की बात करता है, और D4 विन्यास की बात करने पर अगर वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड की बात करता है, SFL WFL मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, SFL यानी प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है, और WFL का मतलब होता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, यानी वीक लिगैंड की बात करता है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। ठीक है, ये पहले भी कई बार आ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अगर देखो प्रबल की बात करता है तो प्रबल लिगैंड होने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, युग्मन होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मन होना शुरू हो जाएगा। और युग्मन होना शुरू हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। तो 2 के लिए वैल्यू क्या रह जाएगी, 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। इधर की बात करें, वीक फील्ड लिगैंड है यानी दुर्बल लिगैंड है, और 4 इलेक्ट्रॉन भरने, क्या भरने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D4 के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है D4 1 2 3। अब दुर्बल लिगैंड है तो यहाँ पे युग्मन नहीं होगा, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर म्यू का मान चेंज हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान, यहाँ पर 2 अयुग्मित है, यहाँ पर 4 है, और 4 के लिए होता है 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन, 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। तो देखो प्रबल और दुर्बल क्षेत्र से चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होता है, कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर प्रबल लिगैंड है तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन है, और इधर की तरफ क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये विन्यास की बात कर सकता है, एग्जाम्पल्स में भी कह सकता है। अगर आपको उदाहरण देता है तो फिर थोड़ी मशक्क़त बढ़ जाती है, पहले उसका क्या है आपको निकालना होगा कि उसका कन्फिग्रेशन क्या है जो एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल भी हम करेंगे आगे चल के। अब यदि वो D5 की बात करता है, D5 कन्फिग्रेशन की, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5वां यहाँ आ जाएगा। तो अब कितना रह गया, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 1.73। क्यों रह गया, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर यहीं के पर करता है वो वीक फील्ड दुर्बल लिगैंड के प्रेजेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5वां यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, ये लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर देखो नेक्स्ट अगले कन्फिग्रेशन पर जाते हैं, D6 का आपसे कहता है D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में चुंबकीय आघूर्ण बताइए D6 विन्यास का। तो देखो छठा यहाँ पर आ जाएगा, तो आप बोर मैग्नेट्रॉन में आप कह दोगे 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में। अगर वीक फील्ड लिगैंड की बात करता है तो अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ से युग्मित होना शुरू होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो फिर से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण 4.90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4.90, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है टोटल वो 4 है, 4.90। ठीक, अगले विन्यास पर बढ़ते हैं। यदि आपसे D7 कन्फिग्रेशन की बात करता है, किसकी करता है, D7 कन्फिग्रेशन की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में जब D7 की बात करता है तो देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो 7वां ऊपर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, कितना हो गया, 1,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक के लिए होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, कितना हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर D7 विन्यास का ही वो वीक फील्ड लिगैंड के रूप में कहता है WFL, तो क्या हो जाएगा D7 का 7वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर युग्मन करेगा, तो अब कितने रह गए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, n = 3, तो 3.87 हो जाएगा, 3.87 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण भी अलग अलग आ रहा है। D7 में क्या है, अलग है, इसका 1.73 है, इसका 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। अब यदि आगे कन्फिग्रेशन पर पढ़ें, D8 कन्फिग्रेशन पर ऑक्टाहेड्रल में, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL के प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर ये आएगा 8वां इलेक्ट्रॉन, तो n = कितना हो गया, अब यहाँ पर n = 2 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो 2 हो गए, तो 2 के लिए वैल्यू क्या होती है 2.83। तो ये वैल्यू आपको याद होंगी, तो ये हम फटाफट यहाँ पर म्यू का मान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड में D8 कन्फिग्रेशन की बात करता है, किसकी करता है, D8 कन्फिग्रेशन की बात करता है, तो देखो यहाँ पर कितने हैं अभी भरे हुए, 2, 4, 5, 6 और 7 हैं, कितने 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब युग्मन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, युग्मन, एक एक भर चुका है 5 में, अब युग्मन होता चल रहा है, किसके, वीक के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो दोनों का कन्फिग्रेशन सेम आ गया, D8 का, यहाँ भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी देखो अब कितने रह गए, n = 2 ही रह गए, क्योंकि ये पेयर्ड हो गए सारे, तो इसकी वैल्यू भी अब क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी जो है वो सेम हो जाएगी 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। तो देखो वैल्यू सेम हो गई। अब देखो 9 पे जाएंगे, तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसमें भी ऊपर ही आएगा, क्या होगा, D9 कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, तो 9वां इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ पे, और इसमें भी जो D9 कन्फिग्रेशन है उसमें ये पेयरिंग होगी, तो एक एक बच जाएगा, और एक एक बचेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.73, n = 1, ठीक है। इधर भी n = क्या हो जाएगा, D9 के लिए 1, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, यही रहेगा। तो 9 के लिए भी सेम आ रही है। और लास्ट हम D10 कन्फिग्रेशन की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में, तो D10 पर क्या होगा, ये पेयर हो जाएगा, और ये वाला जो है ये भी पेयरिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या रह गया, n = 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी, तो म्यू भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी n = 0, तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से क्या है, अगर हमें ये n = 1 से लेकर 5 तक वैल्यू याद हैं, तो हम D1 से लेकर D10 कन्फिग्रेशन तक क्या कर सकते हैं, आसानी से चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए। क्योंकि अष्टफलकीय से हमें ये ध्यान रखना है, T2G नीचे होता है, Dg ऊपर होता है। अगर वो चतुष्फलकीय की बात करता है तो उल्टे हो जाएंगे, ये कक्षक नीचे आ जाएंगे Eg वाले, और T2G वाले ऊपर चले जाएंगे। और चतुष्फलकीय में ये G भी नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चतुष्फलकीय जो संरचना या ज्यामिति है उसमें किसी प्रकार का कोई सममितता उपस्थित नहीं होती है। ज्योमेट्री में जो डीजनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए जी शब्द हटा दिया जाता है। तो देखो अब फाइनली इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने, एक तो ये हमने निष्कर्ष निकाला, नोट फर्स्ट, कि D1 से लेकर D3 कन्फिग्रेशन तक, D1 से D3 विन्यास पर प्रबल या दुर्बल लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रबल या दुर्बल लिगेंड
का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे प्रबल लिगैंड हो दुर्बल लिगैंड हो, अगर विन्यास D1 से D3 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा नोट जो अपन को ध्यान रखना है, अगर D8 से D10 यानी D8, D9 और D10 इन पर भी प्रबल या दुर्बल लिगैंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा है जब एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा कहाँ पे, D8, D9, D10 और D1, D2, D3। अब प्रभाव कहाँ से कहाँ तक पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का जो है D4, D5, D6 और D7 विन्यास SFL या WFL से प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा नोट। ठीक है, पहला नोट ये रहा और दूसरा नोट ये रहा। ठीक, तो 3 नोट आपको दिमाग में रखने हैं और n = 1 से 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो D1 से D3 और D8 से D9 यानी D8, D9, D10 और D1, D2, D3 SFL, WFL का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रबल लिगैंड हो दुर्बल लिगैंड हो कोई मतलब नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो समान आएगा। अगर D4, D5, D6, D7 विन्यास है किसी भी केंद्रीय धातु आयन का या किसी भी संकुल में, तो फिर आपको वहाँ पर ध्यान करना है, गौर करना है कि SFL है या WFL है, यानी दुर्बल लिगैंड है या प्रबल लिगैंड है। अगर प्रबल लिगैंड है तो मान कुछ और होगा और दुर्बल लिगैंड है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो भिन्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये 3 नोट आपको दिमाग में रखने हैं। और अष्टफल के क्षेत्र की बात करता है तो T2G और EG ऑर्बिटल्स में D का स्प्लिटिंग करना है। और अगर वो चतुष्फल के क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करवाता है, क्या करवाता है, चतुष्फल के क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करवाता है, तो हमें वापस टेट्राहेड्रल फॉर्म में जाना है कि चतुष्फल के क्षेत्र में D ऑर्बिटल जो हैं वो किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं या विपाटित होते हैं। ठीक।